को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आज का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद गंगोत्रा साहब, हमारे बहुत ही सीनियर बड़े भाई BM पटेल साहब, तुलसीराम लांगड़े साहब और देश भर से जुड़े सभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे जिम्मेवार साथी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय MR प्रशांत साहब, सभी को मेरा सादर जय भी, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहला तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि 25 राज्य से ऊपर के साथियों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया है और 10 सूत्रीय जो ज्ञापन पत्र तैयार किया गया था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, उसको पब्लिक ने बहुत उसकी प्रशंसा की है। पब्लिक ने एक एक बिंदु को ये कहा है कि यही आज की जरूरत है, इन्हीं पर हमको आंदोलन खड़ा करना चाहिए पूरे देश में। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि जो 10 सूत्रीय उसमें आंदोलन थे उनको पब्लिक ने बहुत ही प्रशंसा के साथ लिया। कुछ हमारे स्टेट हैं जिनमें अपेक्षा के अनुसार काम नहीं हो पाया, जैसे राजस्थान है, तो हमारे भगवान सिंह व्यावरा साहब ने भी उधर ज्ञापन दिया है। हमारे आजाद बौद्ध जी ने भी सोनीपत में ज्ञापन दिया है, लेकिन ज्यादा अच्छा उधर नहीं हो सका, कोई बात नहीं। तो ठीक रहा जितना हुआ, चूंकि अभी जितने लोग भी हम लोग हैं उनमें खास करके मेरे को छोड़ के या मेरे जैसे 10-5 लोग और हो सकते हैं, तो ज्यादातर हमारे साथियों को प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करने का तजुर्बा नहीं है। ज्ञापन पत्र तक बनाने का भी हमारे भी साथियों को तजुर्बा नहीं है, नॉलेज नहीं है। और हमें कैसे आके लाइव होना है फेसबुक पर, अपनी बात को कैसे रखनी है, हमें कैसे मीडिया में जाना है। मीडिया हमको अपने अंदर घुसने नहीं देगा, लेकिन हमें उसे मजबूर करना है कि वो हमको इग्नोर ना कर पाए। तो इसके लिए हमें किस किस प्रकार के टैक्ट अपनाने हैं, किस किस किस्म की हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ये अभी तजुर्बा हमारे साथियों को ज्यादा नहीं। और आप लोग देख रहे होंगे, कभी हमारे कोई सम्मानित साथी अध्यक्षता करते हैं, कभी हमारे कोई दूसरे सम्मानित साथी संचालन करते हैं, कभी कोई दूसरे संचालन करते हैं, दूसरे अध्यक्षता करते हैं। ये सब जो काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से चल रहा है, ये प्लानिंग का भाग है। लीडरशिप तैयार करना, मतलब व्यक्ति को अध्यक्षता करते समय उसको गौरव महसूस होना चाहिए कि अध्यक्ष का गौरव क्या होता है, अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या होती है। संचालन करते समय व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी नॉलेज संगठन पर कितनी मजबूत है, कितनी पकड़ है। प्रत्येक व्यक्ति की शकल, नाम, उसका एरिया उसको कितना याद है। तो इस किस्म की एक तरह से हम लोग मूवमेंट को चलाने के साथ साथ ये ट्रेनिंग भी चला रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर है। आप बहुत लोग सोचते होंगे कि कभी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, मेरा नाम सेंटर ऑफिस से संचालन में आ गया, अब मैं संचालन करूंगा। कभी सोचते हैं कि भाई फला पीछे वाले प्रोग्राम में तो मैं चीफ गेस्ट था, अब मेरे को ये संचालन का काम दे दिया गया। तो ये इसलिए ये सब हम लोग कर रहे हैं कि हर प्रकार का तजुर्बा, हर प्रकार का मनोबल हमारे अंदर आए, हम इतने परफेक्ट हो सकें कि हम मुख्य अतिथि अगर कहीं बना दिए जाएं, तो जो लोग हमें मुख्य अतिथि बनाए कार्यक्रम में, उनको अफसोस ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि भाई हमने एक ऐसे व्यक्ति को चीफ गेस्ट बनाया अपने प्रोग्राम का, तो वो चीफ गेस्ट की हैसियत का हमको संदेश नहीं दे सका।
तो हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए किसी प्रोग्राम में, जो फिजिकली प्रोग्राम अब शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो किसी को, हमारे आयोजक साथियों को ऐसा ना लगे कि हमने ऐसे व्यक्ति को कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया जिनको अध्यक्षी बोध नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहीं किसी को संचालन दे दिया जाए तो ऐसा ना लगे कि भाई जिसको हमने संचालन करने का काम दिया वो व्यक्ति ठीक से संचालन नहीं कर सका। तो ये हमारी ट्रेनिंग है, मूवमेंट भी चला रहे हैं हम लोग और साथ साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी जरूरत समझता हूं कि जो प्लानिंग का भाग है वो आपकी समझ में भी आना चाहिए, आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस काम में लगे हैं। जम्मू कश्मीर जो सबसे ज्यादा टफ राज्य है, पहाड़ों पे भी है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, 20 में से 16 जिलों में ज्ञापन पत्र दिए जाने का मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। उड़ीसा हमारा बहुत ही अशिक्षित और गरीब राज्य है और ठीक से वहां भी लोग बाबा साहब के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के बारे में तो बहुत ही कम जानते हैं लोग, जानते ही नहीं। ऐसे राज्य में भी अगर हमारे साथी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। छत्तीसगढ़ भी हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, उनके लिए भी। और सबसे फर्स्ट में हमारा मध्य प्रदेश चल रहा है, तो मध्य प्रदेश वालों का तो मैं हमेशा ही धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश अभी राजनीति की चाशनी में डूबा हुआ है। उन्होंने 4 बार स्वयं की सरकार बना के गवर्नमेंट का मजा ले लिया है, तो अभी उनको धर्म की बात ज्यादा ठीक से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी लोग जुड़ रहे हैं, ये भी उपलब्धि है। और अभी उत्तर प्रदेश में हमको कोई 4-5 अच्छे लोगों की जो बात को समझ सकें और समझा सकें, ऐसे लोगों की टीम भी अभी हम नहीं खोज पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। अन्य राज्यों में भी काम चल रहा है बड़ी तेजी से, इतने कम समय में, और पूरे संपूर्ण भारत में एक्टिविटीज होना ही बड़ी उपलब्धि है। मैं कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को बाद में दूसरा नंबर आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का है, जो अंबेडकर विचारधारा पे काम करने वाले संगठन। बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे पूरे देश में किसी संगठन का नाम आज लिया जाता है तो आरवीएम का लिया जाता है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लिया जाता है। गुजरात जैसे हमारा है, गुजरात में बिल्कुल भी हमारे हाथ पे नहीं जम पा रहे थे, लेकिन बीएम पटेल साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, जब मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने 68-67 साल की उम्र में आज वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अपने खेमचंद सोलंकी साहब, हमारे गुणवंत सुमरा साहब, कि गुजरात को भी वो बहुत जल्दी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश और अन्य अग्रणी प्रदेशों में खड़ा कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो लगे हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छा 27 का ठीक रहा। अपेक्षा जितनी थी उतना नहीं हुआ, कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 12, 13, 14 अक्टूबर ये हमारे तीनों दिन वर्किंग के हैं। वर्किंग मतलब काम के दिन हैं और ये परीक्षा के भी दिन हैं कि भाई हमारे लिए हमारे जीवन की रोजी रोटी कमाना ही बड़ा काम है या हमारे महापुरुषों का आंदोलन भी हमारे जीवन में कुछ मायने रखता है। यदि हमारे महापुरुषों का, संत रविदास का, संत कबीर का, गुरु नानक का, बाबा साहब का, तथागत बुद्ध का, इनका आंदोलन भी हमारे जीवन में अगर कुछ मकसद रखता है, उनका कुछ कर्जा हमारे ऊपर है, तो हमको 8 दिन के लिए अपने काम धंधे को भी छोड़ना है। और बौद्ध गया जस्ट समझिए मुसलमानों के लिए मक्का मदीना। मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं तो अपने को बड़ा
फक्र महसूस करते हैं, उनको बड़ा गर्व होता है कि मैं खुदा की उस धरती को नमन करके आया हूं जहां मोहम्मद पैगंबर साहब ने जन्म लिया था। बड़ी खुशी होती है उनको। तो मैं समझता हूं दुनिया के बौद्धों के लिए, दुनिया के बौद्धों के लिए बौद्ध गया वो पवित्र भूमि है जहां हमको माथा टेकना ही चाहिए, हमको नमस्कार करना ही चाहिए। भारत के लिए तो मैं इतना कह सकता हूं कि यदि हम अम्बेडकरवादी हैं और हमने बुद्ध गया को नमन नहीं किया है, उस पावन धरती को हमने नहीं माथे से चूमा है, तो मैं समझता हूं हमें फिर अम्बेडकर अनुयायी कहने का कोई अधिकार कम से कम मेरी नजर में नहीं। इसीलिए बौद्ध गया में हमने 2014 में प्रोग्राम लगाया था। तब भी उस वक्त लगभग 9 राज्य के लोगों ने वहां भाग लिया था। और इस बार बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम 30 राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर भाग लेंगे, पहुंचेंगे। तो ये अच्छी उपलब्धि है। जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी बुद्ध गया में हमारे जो साथी हैं तो वो आगरा की तरह मजबूत नहीं है। आगरा में यूनिट हमारी मजबूत है, सारे लोग थोड़ा 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 काम अपने अपने जिम्मे ले लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। हमारे कोशिश कर रहे हैं आदरणीय के बौद्ध साहब, लेकिन उनकी एक उम्र भी है, उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है और अभी अभी उनको टाइफाइड और हो गया। टाइफाइड और हो गया तो वो बीमार भी हैं, तो अपने बेटे के यहाँ गए हैं पटना। लेकिन फिर भी एक टीम खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने मेरी मीटिंग कराई थी तो उसमें लगभग 65 साथियों ने भाग लिया था जो प्रॉपर जिला गया के थे, बौद्ध गया के थे। तो वहां भी कोशिश जारी है और हमारी कोशिश भी है कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात आपको हमेशा स्वीकार करनी पड़ेगी कि घर से निकलने के बाद तकलीफ तो होती है, परेशानी तो होती है। चाहे जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, फिर भी घर के जैसा सुख या घर के जैसा आनंद नहीं मिलता है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि नाश्ता में पिछली बार जब हमने प्रोग्राम बौद्ध गया में किया था तो हमारे पूज्य भंते जी के कहने पर हमने एक हलवाई को ऑर्डर दिया था। तो वो हलवाई खाना बनाने में उसने हमें काफी रुला दिया था, परेशान कर दिया था। तो इस बार जो हमारा श्योर का हलवाई है मध्य प्रदेश का, जो टेस्टेड है, जो काम करता है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उसी को किया है। हमने कहा 10-12 हजार रुपए किराए का ज्यादा लगेगा, उसके 5-6-7 लोग आएंगे और जाएंगे, कोई बात नहीं, लगने दो, पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन अपना टेस्टेड आदमी रखो जिससे सही नमक, सही मिर्च, सही तेल मसाला डाले। नहीं तो कोई नया रखते हैं तो बहुत सारा घी डाल देता है, बहुत सारा मिर्च डाल देता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखी गई हैं। जहां प्रोग्राम रखा गया है वहां जनरेटर भी है। गुरुजी से, पूज्य भंते जी से, जो उसके इंचार्ज है, मैंने उनसे बात कर ली है कि जितना भी उसमें तेल जलेगा हम जलाएंगे, लेकिन जनरेटर की सेवा आप हमें दें। उन्होंने कहा विधायक जी आपके लिए सब उपलब्ध रहेगा, लेकिन फिर भी लाइट चली जाए या जनरेटर में कोई प्रॉब्लम कभी इत्तेफाक से हो जाए, तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का ये आप लोगों को आह्वान करना था कि किसी प्रकार की अगर तकलीफ भी आए तो उसको भी आप लोग साधना के रूप में ले, कि मैं साधना करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं तपने के लिए यहाँ आया हूँ। ये ना लें। जैसे अभी आगरा में प्रोग्राम हुआ था तो हमारे हलवाई ने क्या किया कि सुबह की दाल कुछ बच गई थी तो उसने वो शाम को भी चला दी। और चलाई क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्पीच में समझा रहा था कि 20 करोड़ लोग हमारे देश में रोज भूखे सोते हैं, तो खाना वेस्ट मत करना, खाना खराब मत करना, जितना खा सकते उतना ले लेना। और वो हलवाई भी सुनना था उस स्पीच को। तो दाल बची आधा बड़ा भगोना, तो उसने भी सोचा कि मैं इसको वेस्ट ना करूं, इसे हटाऊं ना, तो उसने चला दी। तो हमारे एक साथी ने हमारे स्टाफ को कहा कि हमसे 1-1 हजार रुपया ले लिया है और देखो सुबह की दाल शाम को खिला रहे हैं।
जब कार्यक्रम खत्म हो गया तब मुझे उन्होंने बताया, स्टाफ के लोगों ने, कि फला व्यक्ति ऐसा कह रहे थे। मैंने कोई बात नहीं भाई, उन्होंने 1000 रुपया दिया है तो उनका हक बनता है कहने का। तो फिर जब हमने हिसाब बनाया तो उसमें 80,000 का नुकसान गया। 80,000 का नुकसान गया तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि इनको 20 रुपए का टिकट लगा के भेजना ये पर्चा। उनको ये पता चले कि मेरे 1000 देने के बाद भी 80,000 अभी कम पड़े हैं इसमें कार्यक्रम में, है ना। लेकिन ये मैं वैसी चर्चा में कह रहा हूं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप लोग सोचो कि अब तो हम 2-2 हजार दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 2,000 में आपको 3,000 का मजा आए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये लगे कि अगर हमने 3,000 भी दिए होते तो भी कम थे, प्रोग्राम इस किस्म का है, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन इत्तेफाक अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मन में ये सोचना कि हमने 2,000 केवल दान दिया है, धम्म दान दिया है, धम्म दान दिया है। जो सुविधाएं मिल रही हैं ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से है, संस्था की तरफ से है। मन को इस ऐसा कहकर आप सोचेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। और आप सोचेंगे कि भाई हमने 2,000 रुपए दिए और आधे घंटे से लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, तो आपको दुख होगा। फिर आप जा तो रहे हैं वहां पर सीखने के लिए, पवित्र धरती को नमन करने के लिए, खुश होने के लिए, सुख का आनंद लेने के लिए। लेकिन फिर आपको सुख का आनंद नहीं होगा, फिर आपको दुख की अनुभूति होगी। ऐसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी का डायरेक्शन था आप लोगों के लिए। तो ये मैं कह रहा हूं। और कुछ साथियों ने मुझे कहा कि इस तरह हमारे साथी ऐसा बोल रहे हैं कि पैसा हम वहीं दे देंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपया अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो मैंने उनको बताया कि पैसा अकाउंट में आप नहीं डालते हैं, समस्या ये नहीं है, आप पैसा नहीं डालेंगे तो भी प्रोग्राम होगा। लेकिन नियम, एक नियम जो सबके लिए बनाया गया है वो सब पर लागू होगा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का सबसे पहला नियम था अनुशासन। अनुशासन माने स्वयं में शासन, स्वयं के अंदर शासन, स्वयं के अंदर शासन को कहते हैं अनुशासन। यदि अनुशासन हमारे अंदर नहीं है तो हम चाहे जितने पढ़े लिखे हैं, हम चाहे जितने ईमानदार हैं, हम चाहे जितने योग्य हैं, हम चाहे जितने तपस्वी हैं, सब निरर्थक, सब बेकार, कोई मायने नहीं है। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के लाइफ का, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं एक उदाहरण से आपको और बताना चाहता हूं। 1962 का जब चीन से युद्ध हुआ तो उसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। तो भारत का जो जनरल था उसने अपने सभी चौकी के उनको कहा कि भाई आपको फायर नहीं करना है। जितने भी 25-25 लोगों के ब्रिगेडियर थे, वो कमांडर थे बटालियन के, तो उन्होंने कहा कि आपको फायर नहीं करना है, आपको आक्रमण नहीं करना है। अब उसने बार बार अपने सीनियर को पूछा, सर मुझे आदेश दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मुझे आदेश दीजिए। तो उस कमांडर को आदेश नहीं मिला। तो उसने क्या किया, बिना आदेश के ही चीन की एक चौकी को फतेह कर लिया, चीनी सैनिकों को मार भगाया और चीनी एक चौकी पर कब्जा कर लिया, यानी वो जीत गया। जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चला, उसको 3 वर्ष की सजा हुई। अब सजा क्यों हुई? जो मार्शल कोर्ट होता है, डिफेंस का कोर्ट होता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि मैंने तो अपनी चौकी को फतेह किया है, मैं तो जीता हूं। तो जज ने क्या कहा? जज ने कहा तुम जीते ये कोई मायने नहीं रखता, मिलिट्री में ये मायने रखता है कि आपने अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। डिफेंस में क्या मायने रखता है? आपने अपने सीनियर के
ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उसे माना नहीं, इसलिए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसको 3 वर्ष का कारावास की सजा हुई। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो ये सब अनुशासन डिसिप्लिन की श्रेणी में आता है। यदि आपको ये निर्देश हुआ है सेंटर ऑफिस से कि आपको 2-2 हजार रुपए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में जमा करने हैं, तो करने हैं। इस पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी की बहुत परेशानी है, कोई कारण हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति रह जाता है, तो कोई बात नहीं, वहां जमा करा दे, वहां भी आप जमा करा सकते हैं, बोध गया में भी करा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार साथी कम से कम अनुशासन का पालन करें। तो मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं। और सभी साथी, ट्रेन में अभी आपको कंबल, तकिया और चादर नहीं मिल रही, ये सब बंद है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध, और आप लोग अपने अपने सभी लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दें कि ट्रेन में अपना नीचे वर्थ पे बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए 2-2 चादर कम से कम आप सब लोग रख कर लाएं। किसी ने सोचा कि मैंने एसी में रिजर्वेशन कराया है, एसी में मुझे चादर मिलेगी, कंबल मिलेगा, तकिया मिलेगी, एसी में भी नहीं मिल रहा। कोविड-19 की वजह से रेलवे विभाग ने ये बिल्कुल बंद कर रखा है सब, तो ये जरूर लाए। दूसरा, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर की शीशी आप सब लोग व्यक्तिगत रूप से अपने पास रखें, निश्चित रूप से अपने पास रखें सारे साथी। तो रास्ते में कहीं भी, जब भी आप बाथरूम जाएं, ट्रेन में जाएं, कहीं भी जाएं, या किसी दूसरी चीज को जब भी आप छुएं, तो छूने के तुरंत बाद हाथों को आप सैनिटाइज करें। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। और हम लोग भी वहां पर, हमने भी जो व्यवस्था कर रहे हैं, उन सबको बता दिया है, टेम्परेचर नापने की एक मशीन और सैनिटाइजर रहेगा। जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको हम मीटिंग में अलाउड नहीं करेंगे, उसको चेकअप कराएंगे। ये गवर्नमेंट के आदेश भी हैं। 90 कोविड का पालन करने के लिए, और ये सेफ्टी भी है, स्वयं की सुरक्षा भी है। तो स्वयं की सुरक्षा को भी हमें ध्यान रखना है और सरकार के निर्देशों का भी हमको पालन करना है। तो मैं समझता हूं 10 बज गए, समय ज्यादा हो गया है। उन्हें एक बार आप सभी साथियों का आभार। सोमवार को कल रात 9 बजे संविधान चर्चा में आप लोग जरूर जुड़ें। हमारे सोमवार का और बुधवार का चर्चा बिल्कुल अनिवार्य रूप से जारी रहेगी। जो 3 दिन का प्रोग्राम है उसमें केवल वो चर्चा नहीं होगी, उससे अब जो भी सोमवार और बुधवार पढ़ेंगे, इसमें ये चर्चाएं हमारी बुद्ध और उनके धम्मों पर चर्चा जारी रहेगी, और संविधान वाचन कार्यक्रम भी जारी रहेगा। और अगर शेष कोई साथी कुछ पूछना चाहते हो, मैं संचालक साथियों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बीच में जो साथी कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं, तो आप उन साथियों को बोलने का मौका ना दिया करें। उनका नाम ले लें, नंबर, टेलीफोन नंबर ले लें, नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको आप बोलने का अवसर दें, है ना। ये भी अनुशासन में आता है, क्योंकि फिर जैसे आज रिपोर्ट देनी है राष्ट्रीय महासचिव को, राष्ट्रीय सचिव को और प्रदेश के संयोजक को रिपोर्ट देनी है, और आप इस तरह से ओपन कर देंगे तो फिर वो लोग छूट जाएंगे। फिर कभी कोई साथी बोलेगा, कभी कोई साथी बोलेगा, तो जो अनुशासन है वो खराब हो जाएगा, है ना। और संगठन चाहे छोटा हो, संगठन चाहे बड़ा हो, जिस संगठन में अनुशासन नहीं है, उस संगठन की लाइफ बड़ी नहीं है, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। और संगठन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस संगठन में अनुशासन है, उस संगठन की उम्र बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो मेरा ये कहकर मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अगर विशेष जानकारी किसी साथी को लेनी हो, कोई सवाल प्रश्न पूछना हो कार्यक्रम से संबंधित, तो पूछ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।
जय भीम अध्यक्ष जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष जी। संचालक जी, मैं 2 मिनट और अपनी बात है, 2 मिनट का एक मेरा निवेदन है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जितने भी साथी उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि तपोभूमि, ज्ञान की भूमि, त्याग की भूमि और प्रकाश की भूमि जो बोध गया है, वहां पर हमारे शिविर में उपस्थित होने के लिए भिक्खु संघ के कई साथी भी उपस्थित रहते हैं। ऐसे स्थान पर और ऐसे कार्यक्रम में जितने भी साथी उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक साथी अपने साथ 1 किलोग्राम खाद्य सामग्री लेकर आ सकते हैं। 1 किलो आप आटा ला सकते हैं, 1 किलो आप दाल ला सकते हैं, 1 किलो आप चावल भी ला सकते हैं, 1 किलो आप घी भी ला सकते हैं, 1 किलो आप तेल भी ला सकते हैं। तो उसके आप उस दान से हम भिक्खु संघ को अलग से भोजन देंगे और जिसमें आप सबकी भागीदारी होगी। ये मेरा विशेष अध्यक्ष जी के बगैर अनुमति के निवेदन है कि आप 1 किलो सामग्री प्रत्येक व्यक्ति, आटा, चावल, दाल 1 किलो, ज्यादा नहीं मांगेंगे हम, मात्र 1 किलो। तो उस सब सामग्री को मिलाकर 14 तारीख को या 13 तारीख को भिक्खु संघ को भोजन दान के लिए वहां हमारे सत्यानंद भंते जी हैं, उनकी सहायता से उपस्थित भिक्खुओं को भी भोजन दान आपकी तरफ से कराया जाएगा। ऐसा अवसर बुद्ध गया में फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, 1 किलो खाद्य सामग्री प्रत्येक साथी अपने साथ जरूर लाए। विशेष निवेदन है। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बादल सिंह बोध जी, और बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से एक एक बात बड़ी बारीकी से सबको समझा दी है। तो अब आगे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने बड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से सबको बता दिया है कि वहां पर कैसे आना है, क्या करना है, क्या क्या चीजों को नहीं। तो अब कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आगे लेता हूं कि आगे का प्रोग्राम जो है मैं केंद्रीय कार्यालय को सोचता हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम चले। और मेरा आज का संचालन जो था, कि मैं पहली बार संचालन कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय भीम। नहीं, बहुत अच्छा संचालन किया है, बहुत अच्छा। अब हम सभ्य तो सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष जी अब अपने सभ्य सत्ता के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभी साथी अपने माइक को ओपन कर सकते हैं और हम सभी एक साथ सभ्य सत्ता सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमहागमः सभे सदा सुखी आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। संसार के सारे प्राणी नमस्कार, जय भीम। खुशहाल रहें, सबका